हेलो गाइस, दिस इज किशन चौराई और आज हम लोग असम ट्रिब्यून के एनालिसिस करेंगे, दैट इज ऑफ 21 दिसंबर 2020। तो हेडिंग में आपका लिखा हुआ है, इट्स अबाउट नेपाल्स पीएम ओली गेट्स पार्लियामेंट डिसॉल्व्ड। तो काफ़ी पहले से ये बात सुनने को आ रहा था कि पार्लियामेंट डिसॉल्व करने की बात चल रहा था। एंड देन टुडे द न्यूज़ हैज़ ब्रॉट अबाउट आवर नेबरिंग कंट्रीज। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इंडिया उनके नेबरिंग कंट्रीज में आसपास में क्या क्या चीज़ हो रहा है पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो भी है वो भी हमें पढ़ना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया एंड देन असम आपको जानना है, उसके नियर बाय जो भी है, बर्मा बोलिए, आप भूटान बोलिए, ओके, नेपाल बोलिए, श्रीलंका बोलिए, पाकिस्तान बोलिए, राइट। तो आसपास में जो भी न्यूज़ है आप जितना गैदर कर सकते हैं वो ज़रूरी है। आज की न्यूज़ में यहाँ पर बताया जाता है कि जो नेपाल के जो पीएम है, ही हैज़ एम्बेटल्ड, दैट इज पीएम का नाम है केपी शर्मा ओली। तो उन्होंने सरप्राइजली उन्होंने स्प्रैंक किया ऑन हिज राइवल्स एंड गॉट द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व पार्लियामेंट। तो यहाँ पर बात किस चीज़ की किया जा रहा है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने के बाद, जो एक तरीके के कंट्रोवर्शियल मूव है। एंड ये जो बात है काफ़ी लंबा समय से चल रहा है। एंड देन यहाँ पर बात अभी जो कंट्रोवर्शियल जो है वो किसके बीच में, ये जो यहाँ पर जो टसल जो है पावर के लिए, या किसके बीच में, नेपाल के पीएम और जो फॉर्मर प्रीमियर पुष्पा कमल दहल प्रचंडा। तो उनके बाद एक तरीके की टसल फॉर पावर चल रहा है। अब यहाँ पर जो नेपाल के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम था विद्या देवी भंडारी, तो उन्होंने फाइनली डिसॉल्व कर लिया पार्लियामेंट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। कहाँ पर, ओलिस बेस्ड ऑन ओलिस रिकमेंडेशन। एंड ही अनाउंस दैट द मिड टर्म जनरल इलेक्शन जो है इन अप्रैल टू मई। अब यहाँ पर मैं अच्छे से सुन लीजिएगा कि इस सेकंड पैरा में यहाँ पर बताया जाता है कि जो प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल के, तो उन्होंने डिसॉल्व आखिर कर लिया, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, ओलिस रिकमेंडेशन। तो उन्होंने कौन सा डिसॉल्व पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, याद रखेंगे। एंड अनाउंस किया कि मिड टर्म जनरल इलेक्शन होगा इन अप्रैल में। तो ये जो डिसीजन जो है इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, इसे इम्पल्सिव एंड ऑटोक्रेटिक बताया गया है बाय द ऑपोजिशंस, ओके। तो अर्लियर, तो इन द डे उसमें एक इमरजेंसी मीटिंग हुआ था ऑफ कैबिनेट चेयर्ड बाय ओली, जहां पर डिसीजन हुआ था कि टू रिकमेंड द प्रेसिडेंट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो अब क्या है कि जो पहला फेज है ऑफ मिड टर्म इलेक्शन जो अप्रैल 30 को और मई 10 को सेकेंड फेज होगा, कहाँ पर, दैट इज राष्ट्रपति भवन के द्वारा बताया गया है। पहला फेज ऑफ द मिड टर्म इलेक्शन दैट विल बी हेल्ड ऑन अप्रैल 30 और मई 10 को सेकेंड फेज होगा, ये बताया गया है। एंड देन जो 275 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो एक लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को बताया जाता है, तो उससे इलेक्ट किया गया था, वो इलेक्टेड इन 2017, जिसमें टर्म की बात बताया गया है कि 5 साल। अब यहाँ पर अपर हाउस जो है पार्लियामेंट का, उसे हम नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप देखेंगे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, आप मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, उसमें दोबारा आप लोग इसमें दिखिएगा कि रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर किया है कि अर्लियर में मैंने जो आपको बताया, ताकि आपको दोबारा याद रहे कि प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी डिसॉल्व पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि 275 मेंबर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो पार्लियामेंट के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है जिसे हम लोअर हाउस पार्लियामेंट कहते हैं, दैट इज डिसॉल्व्ड, ठीक है, ओके। सो अल्टीमेटली एक ऐसा समय में एक ऐसा डिसीजन इनफैक्ट जो है काफ़ी दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मूव एक तरीके की, इनके अगेंस्ट में देयर वर अदर सेवरल ऑपोजिशन पार्टीज, जिससे इन फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। अब यहाँ पर एंड देन द लास्ट वी सी दैट वी हैव टेकन दिस एंड देन ओलीज फाइनल अटेम्प्ट, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि वी हैव टेकन दिस मूव एज ओलीज फाइनल अटेम्प्ट टू फुलफिल इट्स अथॉरिटेरियन डिजायर, द एनसी सेड इन अ स्टेटमेंट इशूड बाय द पार्टी स्पोकमैन, that is Bishwa Prakash Sharma. And then
it is condemnable to push the country towards instability because of the intra-party conflict amidst the COVID-19 pandemic. अब ऐसे समय में पता है कि पूरी देश में कोविड-19 से पीड़ित है, लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे समय में एक देश को एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ ढकेल देना, तो इन एक्टिविटी या फिर ऐसे तरीके से जो एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुआ है, तो ये एक कॉन्डेम किया गया है, तो उसे इट इज़ कंडेमनेबल बताया गया है, तो ये कंडेम्ड एक्ट है. एंड देन द पार्टी ऑल्सो कॉल द डिसीजन, जैसे यहाँ पर बात किया जा रहा है कि कौन सी पार्टी यहाँ पर, एनसीपी, दैट इज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी. तो जैसे इस डिसीजन को जो सरकार का, जो पीएम का, एंड देन जो प्रेसिडेंट ने किया है, इनफैक्ट तो किसके रिकमेंडेशन पर, पीएम की रिकमेंडेशन पर, तो इस डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इम्पल्सिव बताया गया. एंड देन इसके अपील किया गया टू प्रेसिडेंट भंडारी टू फुलफिल हर रोल एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रिजेक्टिंग इट. अल्टीमेटली क्या है कि प्रेसिडेंट के पास एसेंट जाता है, राइट. तो अभी जो करना है एक प्रेसिडेंट को करना है, तो प्रेसिडेंट की जो एक गार्जियन माना जाता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको इस डिसीजन के ऊपर क्या है, मतलब इस डिसीजन के ऊपर अपील किया गया है प्रेसिडेंट को. एंड देन नाउ इट्स द टर्न ऑफ द प्रेसिडेंट टू टेक अ डिसीजन, करेक्ट डिसीजन, बिकॉज नाउ प्रेसिडेंट ही सब कुछ है, एंड देन ही इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो उनका रोल अच्छे से करना है. बाय व्हाट? बाय रिजेक्टिंग द डिसीजन. ओके, आई होप यू गॉट इट. अब यहाँ पर तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस टू मीट इन गुवाहाटी, तो ये एक इंटरनेशनल रिलेशन बात है. एंड देन 2-3 दिन न्यूज़ से ये जो इंडिया और बांग्लादेश के जो बॉर्डर है उनके ऊपर भी बात चल रहा है. तो ये जो इशू जो है वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट. एक्चुअली जो इंडिया और बांग्लादेश की जो एक तरीके की जो इशू काफ़ी लंबा समय से जो चल रहा है, तो ये दैट इज़ द इशू ऑफ व्हाट, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन थ्रू द पोरस इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर. अब इनके ऊपर एक टॉक होना है, एक बातचीत होना है, तो बिटवीन द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस ऑफ द टू कंट्रीज. तो ये जो बात है, ये जो टॉक जो होगा, ये जो बातचीत जो होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन December 22nd to 26. वेन्यू कहाँ पर चूज किया गया? इन दिसंबर. ओके, अब जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, डेलीगेशन विल बी लेड बाय, इनकी जो डेलीगेशन विल बी लेड बाय बीएसएफ डायरेक्टर जनरल राकेश आस्थाना, और बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर गार्ड्स, उनकी जो डेलीगेशन विल बी हेडेड बाय बीजीबी, दैट इज बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश, डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल मोहम्मद साफिनुल इस्लाम. अब इस टॉक का मेन एम क्या है? आई विल जूम इन एंड देन आप लोग यहाँ पर देखिए, तो उनका मेन एम क्या है? एम इज इंपॉर्टेंट बिहाइंड द टॉक इज टू डिस्कस बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज. देखिए, काफ़ी लंबा समय से वी हैव फेस द प्रॉब्लम इन्फिल्ट्रेशन विच इज एक्चुअली हैम्परिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिक एंड इन अदर सोशल वे ऑल्सो. ठीक है, तो उनको कर्ब करना बहुत जरूरी है. एंड देन जब तक यहाँ पर बातचीत दोनों देश के तरफ से नहीं होगा, तब तक ये जो प्रॉब्लम है वो चलता रहेगा. सो इट इज अ गुड, आई वुड से इट इज अ गुड स्टार्ट. सो इनके जो एम है, दैट इज टू डिस्कस द बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज एंड टू इनेबल बेटर कोऑर्डिनेशन की बात है बिटवीन द टू बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, ऑफिशियल सोर्सेस सेट. अब देखिए, बातचीत से ही हर चीज हल निकलता है, सोल्यूशन निकलता है. आप प्रॉब्लम आ गए, प्रॉब्लम को लेके आप कभी भी बात नहीं करेंगे तो उनके सॉल्यूशन भी कभी नहीं निकलेगा. एंड देन साइड बाय साइड जितना दिन चलता जाएगा द प्रॉब्लम, उतना दिन इससे कॉम्प्लिकेटेड बनेगा एंड इसकी सॉल्यूशन तब निकालने में बहुत मुश्किल हो सकता है. हालांकि काफ़ी लंबा समय के बाद है ये एक अच्छा स्टार्ट हमें दिखाई दिया, पर हम उम्मीद रखते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर सॉल्यूशन जरूर निकलेगा एंड हमें न्यूज़ से पढ़ने का मौका मिलेगा. ओके, सो अब इस कॉन्फ्रेंस में ये भी फोकस किया गया है कि एड्रेस करना है ऑन एड्रेसिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग मैकेनिज्म्स ऑन हाउ टू जॉइंटली कर्ब वेरियस ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स एंड टाइमली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन बोथ द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस. तो कॉन्फ्रेंस की भी ये भी फोकस करने की बात है कि वहाँ पर कुछ ऐसे मैकेनिज्म होना चाहिए ना, कुछ ऐसे मैकेनिज्म वहाँ पर मैकेनिज्म के ऊपर बात करेगा ताकि ये जो जॉइंटली वो लोग काम कर सके
और ट्रांस बॉर्डर के जो क्राइम्स हैं, अदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उनको लेके वो लोग क्या कर सके, काम कर सके एंड इंफॉर्मेशंस को भी शेयर कर सके. सो एक्चुअली देयर इस टॉक के जरिए देयर विल ऑल्सो बी डेलिब्रेशन ऑन व्हाट, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स. इनके बाद join efforts for effective implementation of the coordinated border management plan and confidence building measures. तो ये भी उस मीटिंग में या फिर आने वाले जो मीटिंग के बाद है वहाँ पर खास ध्यान रखा जाएगा. तो प्रीवियस जो भी मीटिंग हुआ था जो टू बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस में के साथ, तो several issues pertaining to the notice figured with two sides agreeing to share real-time information on illegal activities along the international border with each other expeditiously through formal and informal channels. देखिए ये बात तो सभी को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है. तो यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट की बात सामने आता है एंड देन ये प्रीवियस मीटिंग के बाद है, ठीक है, ये आने वाला जो टॉक के बाद नहीं है, ये प्रीवियस मीटिंग के बाद है जहाँ पर टू बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस के बाद है जो इंडिया की तरफ से एंड देन फ्रॉम द साइड ऑफ बांग्लादेश. तो वहाँ पर सेवरल इश्यूज की बात कर रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में फिगर किया गया है, ठीक है. तो यहाँ पर है दैट इज अबाउट इलीगल एक्टिविटीज दैट इज सीन अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर. ये दोनों तरफ से ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था. ओके अब फाइनली ये जो टू बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जो हैं दोनों देशों के, तो दे ऑल्सो एग्रीड टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, नार्कोटिक्स, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, कैटल, आर्म्स, एम्यूनिशंस, एक्सप्लोजिव बिसाइड ह्यूमन ट्रैफिकिंग. तो ये सभी प्रॉब्लम है, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आईआर में कभी भी देखिए डायरेक्टली आपको नहीं पूछ सकते ना, बट क्वेश्चन जो है मेंस में ये जो क्वेश्चन किस तरह हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया उनके करीब नेबरिंग कंट्रीज के साथ किस तरह के रिलेशंस हैं, या फिर आप अगर उसमें कोई केस लेके आते हैं, कोई भी एक रेफरेंस लेके आते, कोई एक न्यूज़ लेके आते हैं, तो वहाँ पर आप आपकी जो आंसर है उसकी क्वालिटी बढ़ जाता है. एंड देन बस ये नहीं, एंड देन यू कैन शो दैट व्हाट इज द एफर्ट या फिर व्हाट आर द इनिशिएटिव दैट हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. तो गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव रहा इस तरीके की प्रॉब्लम को कर्व करने के लिए, तो वहाँ पर आप इस तरीके की बात लिख सकते हैं. एंड देन व्हाट आर द एग्जिस्टिंग इलीगल एक्टिविटीज या फिर प्रॉब्लम्स दैट वी सी इन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स. तो इसमें एक एग्जाम्पल है. तो अक्सर यहाँ पर बताया जाता है कि जो यहाँ पर स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स की बात आता है, नार्कोटिक्स, फेक इंडियन करेंसी नोट्स, कैटल, आर्म्स, एम्यूनिशंस एंड एक्सप्लोजिव्स बिसाइड ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो है ही. अब इस सभी जो दैट रिलेटेड टू एंटी सोशल एलिमेंट्स है, इन दोनों देशों के जो फोर्सेस के बीच में एक तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर होना चाहिए, बिकॉज देयर इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ ओनली इंडिया बट साइमल्टेनियसली इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेश. तो जितना यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो शेयर होगा तो इतना ही उन लोगों के जो सोशल प्रॉब्लम्स, अपने अपने देशों की जो सोशल प्रॉब्लम्स, उसे कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, ये उम्मीद किया जाता है. ओके एंड ऑल्सो यहाँ पर इंडियन इंसर्जेंट्स कुछ इंसर्जेंट्स ग्रुप्स हैं. एंड देन बिसाइड्स द ब्रीचिंग ऑफ फेंस following commonly agreed specific formats for exchange of all such vital informations. So this is one of the important news that we see today, and then coming to the next important news of today is from, and ये जो part होगा actually मैं आपको बता देता हूँ कि it will cover the part of ecology and environment, काफ़ी important है. So when it comes to pygmy hog, देखिए वर्ल्ड में बताया जाता है कि almost 99% of pygmy hogs population in the world is only found in Assam, if I'm not mistaken. See, and then यहाँ पर pygmy hog आप लोग ने कभी नहीं देखा है अगर, तो आप लोग जस्ट इमेजेस में आप लोग जाके आप लोग एक बार देख सकते हैं. तो pygmy hog अब ये जो है ये एक एंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा गया है, एक स्पेसीज बताया गया है अंडर IUCN रेड लिस्ट. तो वाई इट इज इन द न्यूज? तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि बोर नदी में जो बोर नदी के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके ऊपर, तो जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है जिसे हम पिग्मी हॉक कहते हैं,
that has all but disappeared from its once stronghold Bornadi Wildlife Sanctuary. Okay. तो यहाँ पर invasions of Bornadi's grasslands by invasive weed species had started about a decade back, but the forest and the government authorities turned a blind eye to the development and failed to intervene. What is all about? तो यहाँ पर यह है कि पिग्मी हॉक की जो हैबिटेट मतलब एक बात कर सकते हैं कि उनके जो हैबिटेंट्स में इसमें प्रॉब्लम्स है, एंड देन वन ऑफ द रीजन कि वाई पिग्मी हॉक इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट. कहाँ से? बोर्नडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से. बिकॉज ऑफ व्हाट? इन्वेजिव वीड स्पेसीज, जो काफ़ी लंबा समय से, काफ़ी लंबा डिकेड के समय से. एंड देन यहाँ पर है कि बताया जाता है कि गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज जो हैं दे ऑल्सो दे हैव टर्न अ ब्लाइंड आई, जिसका मतलब है कि हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, क्योंकि पिग्मी हॉग जो है वो एक एक्सटिंक्ट या फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज होने की एक एंडेंजर्ड स्पीसीज होने के लिए, एंड ये एक्सटिंक्ट के तादाद में है. तो फॉर दैट जो अथॉरिटीज जो है दे आर ऑल्सो टर्निंग ब्लाइंड. ओके, एंड देन दे हैड फेल्ड टू इंटरवीन. तो ये बात बताया जाता है. तो प्रेजेंटली तो ग्रासलैंड कंस्टिट्यूट barely 5% ऑफ बोर्नडीज हैबिटेट. तो कितना? 5% ऑफ बोर्नडीज हैबिटेट, जिसमें रिमेनिंग ग्रासलैंड अंडर इंक्रीजिंग अटैक ऑफ इन्वेजिव स्पेसीज. तो कुछ इन्वेजिव स्पेसीज है जिसके कारण से जो ग्रासलैंड जो है उसमें उसके ऊपर अटैक हो रहा है, इसके ऊपर इन्वेजन हो रहा है. तो वहाँ पर अदर जो स्पेसीज है ग्रासेस के, तो वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं. तो देयर आर सम ऑफ द साइंटिफिक टर्म में यहाँ पर बताया गया, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. ओके, तो जैसे कि मिकेनिया मरकंठा के बाद है, फिर एगरेटम कोनिजॉइड्स, मिमोसा इनविजा, लिया क्रिस्पा, लंतवा कमाड़ा, क्रोमोलेना ओडोराटा एंड यूपेटोरियम ओडोटोरम एक्सेट्रा. तो इस तरह के सेवरल इन्वेजिव स्पेसीज के कारण से वी आर फाइंडिंग दैट जो पिग्मी हॉग जो एक हर्बीवोरस हैं, जो एक हर्बीवोरस है, तो नॉट गेटिंग सफिशिएंट फूड. अब फूड नहीं रहेगा तो वहाँ पर अदर स्पेसीज जो है वो इज फीडिंग दमसेल्व्स ऑन हर्ब्स, ऑन प्लांट्स. तो फाइनली दे आर गेटिंग द प्रॉब्लम, गेटिंग इट. अब जैसे कि यहाँ पर बिसाइड्स दैट यहाँ पर ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक कैटल भी होता है इनसाइड द सेंचुरी, तो वो भी अफेक्टेड है. उसे चेक करने की बात था, पर सही ढंग से उसे चेक नहीं किया जा रहा है, उसे ध्यान नहीं दिया जा रहा था. तो डोमेस्टिक कैटल्स की सेंचुरी के अंदर में, ठीक है, तो वहाँ पर भी ग्रेजिंग किया जा रहा है. तो जिसके कारण से जो फूड अवेलेबिलिटी जो है फॉर वाइल्ड एनिमल्स उसमें अफेक्ट जरूर किए. एंड यहाँ पर बात किया जा रहा है कि इस यहाँ पर न्यूज़ में तो नॉट जस्ट द पिग्मी हॉग, जो एक डिमिनिशिंग ग्रासलैंड हैज अफेक्टेड अदर एनिमल्स एज वेल इंक्लूडिंग देयर. तो यहाँ पर पिग्मी हॉग के साथ साथ अदर ग्रास अदर एनिमल्स, ठीक है, हु फीड दमसेल्व्स ऑन प्लांट्स, जैसे कि डियर भी यहाँ पर अफेक्टेड है. तो देयर हैव बीन लेस साइटिंग ऑफ सेवरल हर्बीवोर स्पेसीज, जिसमें डियर की बात है, फिर इंडियन बीसन की बात है. एंड देन पिग्मी हॉग सबसे ज़्यादा वर्नरेबल है बताया जाता है इन सबसे सिनेरियो, क्योंकि उसमें इफेक्टिव ग्रासलैंड नहीं होने के कारण से, या फिर इफेक्टिव ग्रासलैंड मैनेजमेंट नहीं होने के कारण से. तो अगर इसे मैनेज नहीं करेंगे तो इट कैन नॉट सर्वाइव. यानी ये दुखद की बात है कि इंडिया या फिर इंडिया के साथ साथ जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ असम के जो पिग्मी हॉग सिर्फ असम में जो पाया जाता है ना, अगर एक्सटिंक्ट हो गया दैट मीन्स वी आर नॉट टेकिंग केयर, राइट, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स. हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वी आर नॉट कंसर्न ऑफ इट. सो इट इज नाउ इट्स द ड्यूटी, इट्स आवर ड्यूटी कि कुछ ऐसे काम है जो जब हम लोग कंजर्व करते हैं तो उस कंजर्वेशन से किसी प्रकार कोई भी डिस्टर्बेंसेस एंड ऐसा काम ना करे, ऐसे एक्टिविटी ना करे जिससे उस एक्टिविटी इंडल्ज होने के कारण से जो कंजर्वेटिव जो एनिमल्स हैं या फिर जो एंडेंजर्ड स्पेसीज जो हैं उससे नुकसान पहुंचे. सो एंड देन अदर्स, इस आर्टिकल में ये बताया जाता है कि even though a number of captive bred pygmy hogs have been reintroduced here, long-term survival of the species is bleak in view of this shrinking grassland. And then यहाँ पर बताया जाता है we have not seen any of the reintroduced animals not seen any sign. तो काफ़ी लंबा समय काफ़ी पहले यहाँ पर reintroduce किया गया था पिग्मी हॉग्स को. ओके,
एट द सेम टाइम पिग्मी हॉक तो री इंट्रोड्यूस तो हो गए, पर वहाँ पर क्या नहीं दिया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो एक सिंक्रिन ग्रासलैंड भी एक प्रॉब्लम है। बिसाइड्स दैट यहाँ पर बताया जाता है कि इस आर्टिकल में कि वी हैव नॉट सीन एनी री इंट्रोड्यूस एनिमल्स, नॉट सीन एनी साइन। द फ्रंटलाइन गार्ड हु डज रेगुलर पेट्रोलिंग इन द सेंचुरी स्टेट। क्लियर है? तो एंड देन जो एल्यूसिव पिग्मी हॉक है दैट फीचर इन द फर्स्ट IUCN 1984, तो इसमें लिस्ट ऑफ 12 मोस्ट threatened animal species in the world had catapulted Bernardi into global prominence following the rediscovery of the pygmy hawk and his spit here in 1971 after both were thought to be extinct। क्योंकि दुनिया के सामने लगभग समझ में ये आ गया कि या फिर ये खबर सामने आएगी, क्या है, खत्म हो गया पिग्मी हॉक। पर इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड अगेन कि जब 1984 में उन 12 मोस्ट थ्रेटेड एनिमल स्पीसीज इन द वर्ल्ड में से वहां पर कि बोनाडी को एक ग्लोबल प्रोमिनेंस मिला। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रीडिस्कवरी ऑफ द पिग्मी हॉक एंड स्पिट हेयर। गेटिंग इट? ओके। सो यहां पर लास्टली ये बताया जाता है कि नो पिग्मी हॉक कुड बी रिकॉर्डेड एट बोनाडी सिंस 1994। देखिए 1994 से किसी प्रकार का पिग्मी हॉक की रिकॉर्डेड हुआ ही नहीं, पर ये विश्वास किया जाता है वहाँ पर है, पर किसी ने देखा नहीं है। अब नहीं देखा है तो वेदर ये कहना ठीक होगा कि नहीं कि पिग्मी हॉक है, अगर होता भी तो बहुत रेयर है, इस कारण से देखा या फिर रिकॉर्ड नहीं किया गया। ओके, तो यहाँ पर डेट है सिंस 1994, notwithstanding an occasional sighting of its cat nest etc. Okay, one of the important news जो आज का है, जो जीएस में फॉर प्रीलिम्स आपको बहुत मदद करने वाला है, वो है करेंसी चेंज के ऊपर, जहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि जो फर्स्टली ट्रूली इंडियन कॉइनेज सिस्टम अगर इंडिपेंडेंस के बाद अडॉप्ट किया गया, दैट वाज ऑन 15 अगस्त 1950। याद रखेंगे, तो फर्स्ट ट्रूली इंडियन कॉइनेज सिस्टम जो है इंडिपेंडेंस के बाद अगर अडॉप्ट हुआ है, दैट वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1950 में हुआ था। अब इस ट्रांजिशन के दौरान ब्रिटिश किंग्स पोर्ट्रेट वाज रिप्लेस्ड बाय द लायन कैपिटल, जो अशोका पिलर से लिया गया था। अब यहां पर और एक सवाल है जो आपको करना चाहता हूं, आप तुरंत आप लोग अपने कमेंट में डाल सकते हैं, उसका जवाब दे सकते हैं अगर आपको पता है। फिर भी तुरंत क्वेश्चन के बाद आई विल कीप माई सेल्फ पॉज एंड देन इसके बाद आपको जवाब बता दूंगा। तो यहां पर सवाल यह है कि विच करेंसी डिनोमिनेशन डिड महात्मा गांधी फर्स्ट अपीयर ऑन। अब ये जो बात है दिस इज रिलेटेड टू कॉइन्स, बट माय क्वेश्चन इज कि विच करेंसी डिनोमिनेशन डिड महात्मा गांधी फर्स्ट अपीयर ऑन। तो कुछ समय आपके पास है, तो अगर आप जवाब जानते हैं तुरंत आप टाइप कीजिए। ओके, सो इट इज द डिनोमिनेशन इज ₹100 एंड रिलेटेड की इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रिजर्व बैंक इन 1969, तो इट केम आउट विथ अ कॉमेमोरेशन नोट ऑफ ₹100, जहां पर महात्मा गांधी बैठा हुआ इन द बैकड्रॉप ऑफ द सेवाग्राम आश्रम दिखाया गया था उस ₹100 नोट में। अब सेवाग्राम आश्रम कहने से ये क्या है? ये वो आश्रम है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इट इज अ रेसिडेंस ऑल्सो, जहां पर 1936 से लेकर 1948 तक गांधी जी रहा था। एंड ये जो सेवाग्राम आश्रम जो है इट इज इन महाराष्ट्र, आपको बता दूं। तो दिस आर सम अदर रिलेटेड जो आपको मैं बताना चाहता हूं। ओके, सो कमिंग टू द मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज ऑफ टुडे, इट इज अबाउट द फार्मर्स टू ऑब्जर्व हंगर स्ट्राइक। आखिरकार फार्मर यहाँ पर हंगर स्ट्राइक में उतर के आए हैं। तो काफी लंबा समय से हमें पता है कि फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहा है, एंड देन थ्रू आउट, तो यहाँ पर जितना दिन जा रहा है वी आर फाइंडिंग दैट कि यहाँ पर लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, एंड देन एट द सेम टाइम इस एजिटेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। एंड नाउ इस फार्मर्स की जो एजिटेशन रिलेटेड दैट मीन्स अगेंस्ट द सेंटर्स न्यू एग्रीकल्चर जो लॉ है, तो उन लोग ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व a long relay hunger strike। तो काफी लंबा समय तक हंगर स्ट्राइक रखेंगे। एंड देन वहां पर यह भी बताया गया है कि ऑन मंडे एट ऑल साइट्स ऑफ प्रोटेस्ट एंड हॉल्ट टोल कलेक्शन ऑन हाईवेज इन हरियाणा। तो हरियाणा में यहाँ पर 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक किसी प्रकार का कोई भी
हाईवे कलेक्शन, दैट इज टोल कलेक्शन नहीं होगा, बंद कर देंगे लोग। तो यहाँ पर जो हजारों जो फार्मर्स हैं जो पंजाब और हरियाणा से हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग यूनाइटेडली, दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लॉ। काफ़ी मैंने देयर हैज़ बीन मोर देन 4 वीक्स अलग अलग जगहों पर दिल्ली में, एंड ऑल्सो डिमांडिंग द लेजिस्लेशंस, जो जो डिमांड रखा है जो लेजिस्लेशंस, उस नया लॉ को, उस नई लेजिस्लेशन को क्या करना चाहिए, रिपील करने की डिमांड में उन लोगों ने प्रोटेस्ट अभी तक कर रहा है। डन। तो और क्या इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें, तो जैसे farmers will begin a day-long relay hunger strike on Monday at all sites of protest against the new agri laws. Now it will be started by a team of 11 members. तो यहाँ पर 11 मेंबर्स प्रोटेस्ट करेंगे, एंड देन इंक्लूडिंग सिंघू बॉर्डर, ओके, अलग अलग साइट्स में यहाँ पर बताया जाता है कि एट ऑल साइट्स, तो उसके साथ साथ सिंघू बॉर्डर में। फिर यहाँ पर बात आता है कि किसके, स्वराज इंडिया चीफ जो है योगेंद्र यादव, उन्होंने कहा है कि वी अपील टू एवरीवन एट ऑल प्रोटेस्ट साइट्स अक्रॉस द नेशन टू पार्टिसिपेट इन द सेम। तो उनके साथ योगदान देने की बात यहाँ पर रखा है, लोगों से उन्होंने ये बात दरख्वास्त किया है। एंड देन तो यहाँ पर और एक बात आ जाता है कि जो 25 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर, जो पहले ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता चुका, जितने भी टोल बूथ्स है हरियाणा में, विल नॉट बी अलाउड बाय अस टू कलेक्ट टोल। तो वहाँ पर किसी प्रकार के टोल लेने से बंद करवाया जाएगा, उससे रोक दिया जाएगा। ऑन December 27 और प्राइम मिनिस्टर विल से हिज मन की बात, एंड वी वांट टू अपील टू पीपल टू बीट थालिस ड्यूरिंग हिज एड्रेस, जो भारतीय किसान यूनियन लीडर सेड द प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब फार्मर लीडर और जो सीनियर बीकेयू जो मेंबर हैं, जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फार्मर लीडर एंड सीनियर बीकेयू मेंबर जो राकेश टिकायत हैं, एंड देन यहाँ पर बीकेयू बोलने से भारतीय किसान यूनियन के जो मेंबर हैं, एंड जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एक पार्ट था, तो सेड दैट फार्मर्स प्रोटेस्टिंग द न्यू एग्री लॉज विल सेलिब्रेट किसान दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर किसान दिवस की बात कर रहे हैं, अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया है कि यहाँ पर किसान दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा, दैट इज ऑन December 23। और हम लोग सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि नॉट कुक लंच फॉर ए डे, गेटिंग इट। तो किसान दिवस इज इंपॉर्टेंट। तो किसान दिवस कब मनाया जाएगा, अकॉर्डिंग what the leader said in the conference, that is on 23 December। and then ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने कहा, राकेश टिकायत, जो एक फॉर्मल लीडर और एक सीनियर बीकेयू मेंबर है, प्लीज नोट डाउन। तो यहाँ पर आ जाता है कि AIKSCC, दैट इज ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, उन लोग ने भी दे रोड दैट इट रोड टू वेरियस ट्रेडर्स यूनियंस रिक्वेस्टिंग देयर सपोर्ट टू द ऑनगोइंग फार्मर्स एजिटेशन। तो ये भी उनकी बात है, विच इज लास्टली। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात है। तो आज के जो इस आर्टिकल में वी हैव सीन दैट देयर आर 2 आर्टिकल्स, सो देयर इज 2 ऑर्गेनाइजेशंस, भारतीय किसान यूनियन, और यहाँ पर आ जाता है कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर योगदान देने की बात करें, इस एजिटेशन पे योगदान एंड सपोर्ट करने की बात सामने रखा है। तो आइए अब हम एडिटोरियल पेज के इस ज़बरदस्त आर्टिकल के ऊपर नज़र डालेंगे। देन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ज़बरदस्त न्यूज़ है, सभी को जानना भी चाहिए। अब यहाँ पर न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो गिलगित बल्तिस्तान जो इशू है और उसके साथ जो इंडियाज़ की इंटरेस्ट, तो उनको दोनों को जोड़ के यहाँ पर इस आर्टिकल को बताया गया है। एंड जैसे इस आर्टिकल को बताने वाला इस डॉक्टर फरजई यस्मीन चालिया। एंड देन इस आर्टिकल में क्या चीज़ बताया जाता है कि जो गिलगित बल्तिस्तान जो है, जो इशू है, एंड दैट हैज़ टर्न इनटू ए डिबेटेबल टॉपिक। किस बात को लेके, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांट करने की बात है। देन इसकी कोशिश काफ़ी लंबा, मतलब कुछ सालों से चल रहा है। एंड देन इवेंचुअली मान देखो, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक ई इंसाफ पार्टी जो है, जो एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हैं, दैट हैज़ प्रॉमिस्ड टू ग्रांट प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस टू गिलगित बल्तिस्तान। अब तो यहाँ पर जो न्यूज़ है, गिलगित बाल्टिस्तान जो है, ये एक्चुअली क्या है, इट इज़ पार्ट ऑफ द ग्रेटर कश्मीर रीजन।
जो काफ़ी लंबा समय से कॉन्फ्लिक्ट रहा, सब्जेक्ट रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग का बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अब प्रेजेंट डे जो है गिलगित बल्तिस्तान, दिस हैज बिकेम अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन 1970 अंडर द नेम नॉर्दर्न एरियाज के तौर, इन अंडर द नेम नॉर्दर्न एरियाज। अब यहाँ पर क्या चीज़ बताया गया है कि ये जो एक डिसीजन जो है, ये जो डिसीजन स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट वाज देयर 7 डिकेड्स एगो। अब पाकिस्तान डायरेक्टली कंट्रोल करता है द रीजन को, एंड इनके स्टेट जो है ये स्टेट ऑफ लिम्बो में रखा हुआ है। एंड जो लोग जो है जीबी के माने गिलगित बल्तिस्तान के, दे फील बीइंग एक्सप्लोटेड, काफ़ी वहाँ पर एक्सप्लोटेड फील करते हैं वहाँ के लोग, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन कंपैरिजन विद द आज़ाद कश्मीर रीजन, राइट। नाउ पाकिस्तान हैड रिजेक्टेड देयर प्ली अब for a provincial status on the ground that it would jeopardize its demand for the whole Kashmir issue to be resolved according to the UN resolutions। अब यहाँ पर की बात है, एंड देन फाइनली लोग, अगर हम लोगों को लेके आते हैं यहाँ पर, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, तो उन लोग इतने सालों से, जो 6 डिकेड्स की जो बात है, तो वहाँ से जो एक्सप्लोटेशन जो दिखाई दे रहा है, मोर देन 60 ईयर्स यू सी, तो वहाँ पर जो एक्सप्लोटेशन, एक तरीके की जो डिस्क्रिमिनेशन जो लोग फील करते हैं, तो आखिरकार जब अपने आप को वो लोग किन के साथ कंपेयर करते हैं, आज़ाद कश्मीर रीजन के साथ, तो वो लोग अपने आप को एक्सप्लोटेड फील करते हैं। बट एक तरीके की ये एक डिसीजन रहा है तहरीक ई इंसाफ पार्टी के द्वारा कि उनको एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे ही देंगे। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, ये तो चीज़ आपको समझ में आ गया, तो इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें नज़र डालेंगे इस सेकेंड जो रो में, तो यह बताया जाता है कि बीइंग नेचुरल रिसोर्सफुल, ये काफ़ी रिसोर्सफुल भी है। कौन सा इलाका, गिलगित बल्तिस्तान जो है, द अर्न्स मच ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड मिनरल्स। ये 3 इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट नोट डाउन कि यहाँ पर क्या है, एक रिसोर्सफुल नेचुरल, एक रिसोर्सफुल इलाका है, रीजन है। तो उनके जो रेवेन्यू जो है वो खासकर अर्न कहाँ से होता है, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड मिनरल्स, ये 3 चीज़ हैं। तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री अलोन ब्रॉड द रेवेन्यू, ये एक स्टैटिस्टिकल ये है कि वर्थ PKR इज 300 मिलियन टू द लोकल इकोनॉमी। अब इट हैड पोटेंशियल टू जनरेट लोकल बिजनेस एज वेल। सी मतलब टूरिज्म, मतलब ये टूरिस्ट अट्रैक्ट एरिया है, सिर्फ अकेला टूरिज्म इंडस्ट्री से लेकर आया कितना, PKR 300 मिलियन। अब तो इन रिगार्ड टू अगर मिनरल रिसोर्स की बात करते हैं, तो अराउंड ₹500 मिलियन वर्थ ऑफ जेमस्टोन्स आर एक्सट्रैक्टेड एनुअली, नेचुरली, एकदम एक नेचुरली आप बोल सकते हैं कि भरा हुआ है यहाँ पर रिसोर्स। तो कितना, 500 मिलियन वर्थ ऑफ जेमस्टोन्स आर एक्सट्रैक्टेड एनुअली, साल भर में कितना, फ्रॉम इस रीजन। एंड एफर्ट्स आर अंडर वे टू एक्सप्लोर अदर प्रीशियस minerals like gold and base metals, very very important for पाकिस्तान, ये जो एरिया जो है। अब फर्दर यहाँ पर पाकिस्तान had allowed China to exploit its mineral wealth which resulted in an increase of smuggling activities। तो यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान इजाजत दे दिया ना चाइना को कि यहाँ पर आके आप लोग माइनिंग करो, एंड देन मिनरल वेल्थ लेके, मतलब आप क्या करो, माइनिंग करो, एक्सप्लॉइट करो। तो जिस कारण से वी आर सीइंग दैट द इंक्रीज ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज इसके साथ जॉइंट हो गया। अब जो लोकल्स हैं had however resisted the entry of foreign companies, तो यहाँ पर लोकल्स मना कर रहे हैं कि कोई भी फॉरेन कंपनी हमारे इधर में नहीं आना चाहिए। इस कारण से पाकिस्तान गेनिंग सॉवरेंटी ओवर जीबी, इट वुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सपैंड इट्स माइनिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड मार्केट। तो अब खासकर ये जो जीबी जो कहाँ पर पाकिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान जो है, तो अल्टीमेटली वो तो एक्सट्रैक्ट करेगा ही, वो एक्सप्लॉइट करेगा ही, क्योंकि वो उनका हिस्सा है, दावा करता है। ओके, वो किसकी सॉवरेंटी के अंदर, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के अंदर में है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान क्या करेंगे, वहाँ का रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। अब कमिंग टू द पॉइंट, जो इसके अलावा ये तो अब बात हो गया कि रिसोर्स को लेके, नाउ इंडस रिवर फ्लोज को लेके क्या है। तो जब हम इस न्यूज़ पे नज़र डालते कि इंडस रिवर फ्लोज थ्रू जीबी, तो इंडस रिवर के जो अगर आप देखते हैं जहाँ से फ्लो होता है, दैट मीन्स गिलगित बल्तिस्तान को होके होता है। एंड पाकिस्तान यहाँ पर इंटेंड करता है कि टू बिल्ड 5 मेगा डैम्स इन हाइड्रोग्राफिकली रिच एरियाज लाइक स्कार्दू एंड भाषा। तो ये किसके अंदर में आता है, जीबी के अंदर में, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर में। वहाँ पर 5 मेगा डैम्स और जो हाइड्रोग्राफिकली
रिच एरियाज जो है स्कार्डू एंड भाषा, तो उसमें उस पर कंस्ट्रक्ट करने की प्लान या फिर उसमें क्या है कंस्ट्रक्ट करने की बात चल रहे हैं. दैट इज क्या सच द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच डैम्स बताया जाता है कि वुड इवेंचुअली बी यूज टू प्रोवाइड चीप इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टू द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान. तो अगर वो 5 डैम बन गया, ठीक है, तो एकदम मतलब चीप इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर प्रोवाइड कर सकते टू द अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली जो पंजाब का इलाका. तो बिसाइड्स दैट रूलिंग पार्टीज जो पाकिस्तान है so far have levying heavy direct and indirect taxes on the citizens of GB. पर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिवाई करके दिया गया है, उनके ऊपर लिवाई कर दिए हैं. किन लोगों का? सिटीजन्स ऑफ जीबी के सिटीजन्स ऑफ जीबी को या फिर गिलगित बल्तिस्तान के सिटीजन्स को. अब तो अदर न्यूज है. अब यहां पर आते हैं तो जियो स्ट्रैटेजिकली को हम लोग समझते हैं. तो इसमें क्या है कि यहां पर बताया जाता है कि जो काराकोरम हाईवे है that holds great significance since it connects China with Pakistan via GB, गिलगित बल्तिस्तान को होके यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन के बाद. तो रोड कंस्ट्रक्शन से आपको याद आता है कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी है चाइना का, उनके बारे में आपको यहाँ पर दिखाई देगी या फिर आप समझ पाएंगे. तो एक रोड की बात है, तो वो रोड कनेक्ट करता है दोनों देश को, एंड देन वाया गिलगित बल्तिस्तान को होके वो रोड. एंड उस रोड को प्लीज नोट डाउन, उसे क्या बोला जाता है? कराकोरम हाईवे. डन. अब बोथ ये जो दोनों स्टेट्स हैं दे आर प्लानिंग टू लिंक हाईवे टू द साउदर्न गदर पोर्ट. गदर पोर्ट जो है जो बालूचिस्तान में है उनके साथ, और इस हाईवे को लिंक करना चाहते हैं. दैट इज अ प्लानिंग दोनों नेशन का. किसका? पाकिस्तान और चाइना का. थ्रू द ग्वादर दलबांदिन रेलवेज. ओके. तो साउदर्न ग्वादर पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है पाकिस्तान में, तो उनके साथ जोड़ देने की कोशिश किया जा रहा है. किससे? कौन से रोड बना के? दैट इज रियापर रोड है, माने रेलवेज की बात है. एंड दैट इज ग्वादर एंड दलबंदिन रेलवेज जो एक्सटेंड अप टू रावलपिंडी. जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वैसे. तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि सीपीईसी के बाद है, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इज पार्ट ऑफ द चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कनेक्टिंग काशगर इन जिनजियांग विद ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान वाया जीबी. तो जो भी यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी हो, तो यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान हैज बीन ऑलवेज, कोई भी चीज लेके अगर हम चाइना और पाकिस्तान के भी रिलेशंस की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान जो रीजन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो फायदा किनको है? चाइना को भी है, और एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान सॉवरेन जो है उनको भी फायदा हो रहा है. दोनों देश को फायदा हो रहा है. किससे? इस रीजन से, जीबी रीजन से. तो इसीलिए बताया जाता है कि जो चाइना हैज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड 5 टनल्स, तो विच आर पार्ट ऑफ द 24 किलोमीटर पोर्शन ऑफ काराकोरम हाईवे इन दी हंजा वैली ऑफ जीबी. तो मैंने आपको बताया कि काराकोरम हाईवे कहाँ पर है, मैंने जैसे बताया जीबी में. तो वहाँ पर भी 24 किलोमीटर पोर्शन का जो वहाँ पर क्या है 5 टनल्स बनाया गया है. किसके द्वारा? चाइना के द्वारा. ओके. विच आर पार्ट ऑफ द 24 किलोमीटर पोर्शन ऑफ द काराकोरम हाईवे. तो ये 24 किलोमीटर जो है ये क्या, ये एक हाईवे है काराकोरम हाईवे. तो ये कहाँ पर? इन द हुंजा, दैट इज हुंजा वैली ऑफ जीबी. ठीक है. ये जो अलॉन्ग विद हाईवे, अगर आप वैली की बात करते हैं जीबी में जिसमें ये 24 किलोमीटर पोर्शन की बात किया जा रहा है, तो दैट यू विल फाइंड है विच वैली? हुंजा वैली जो गिलगित बल्तिस्तान में है. अब इस रीजन, thus the region provides both Pakistan and China a strategic edge in the economic and security realms. So बहुत जबरदस्त ये टॉपिक था आज के जो एडिटोरियल पेज में. अब अदर्स क्या इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताया जाता है कि तो बिसाइड्स दैट आफ्टर द कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियर टेस्ट जो कंडक्ट हुआ था पाकिस्तान के द्वारा मई 11 और 13 1998 में इन रिस्पॉन्स टू इंडियंस सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, इस न्यूज इनके बारे में कुछ रिलेटेड इस आर्टिकल में बताया गया है. तो वहां पर पाकिस्तान वंस अगेन वांट टू पोर्ट्रे द सेम नॉर्दर्न पैरिटी विद इंडिया. गेटिंग इट? तो पैरिटी विद इंडिया इन रिएक्शन टू इंडियाज डिसीजन टू रिवोक आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 355A ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. इसके ऊपर स्ट्रेस करके ये बात बताया गया है.
कनेक्टेड किया गया है इस आर्टिकल, मतलब इस न्यूज़ में, दैट इज रिलेटेड टू द कंसेक्यूटिव न्यूक्लियर टेस्ट, ओके, जो कंडक्ट हुआ था 1998 को। अब तो जो आर्टिकल 317 आर्टिकल 350 ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रोवाइडिंग प्रोविंशियल स्टेटस टू जीबी along with the gains that follow through and to which they believe India would have no meaningful reply. Therefore, by doing the same in GB, Pakistan find itself at par with India. Very important. See, तो यहाँ पर किस बात की कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के, तो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द टू यूनियन टेरिटोरीज, जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 370 और 300 नॉट 335A, तो यहाँ पर आर्टिकल 370 और 35A क्रिएट होने के बाद, इसको हटाने के बाद, उससे हटाने के बाद तो यहाँ पर दो यूनिटरीज हुआ है, JNK और लद्दाख। तो ये क्वाइट क्लियर हो गया है कि दैट बोथ POK एंड द डिस्ट्रिक्ट्स विद इन द GB रीजन वुड फॉल विद इन द इंडियन टेरिटरी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब ये रिलेटेड है, सुनिएगा। एंड द JNK रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2019 हैड फर्दर कन्फर्म दैट, तो अगर GB कल्मिनेट हो जाता है इनटू ए फुल फ्लेजेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, it would rather pose negative implications for India geostrategic and economic interest. Getting my point? तो यहाँ पर है कि अगर हम लोग, अगर यहाँ पर पाकिस्तान किस लिए एक स्पेशल प्रोविंस बनाने की बात चल रहा है या GB को क्यों देने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे कि जो JNK और जो लद्दाख कि जो दो यूनियन टेरिटरीज बन गए आफ्टर द रिमूवल ऑफ 370 एंड 35A आर्टिकल्स जो हैं, तो दैट मीन्स ये काफ़ी क्लियर हो गया कि दो जो POK और जो डिस्ट्रिक्ट्स जो बात किया जा रहा है गिलगित बाल्टिस्तान के रीजन के अंदर में, वो इंडियन टेरिटरी के अंदर में आ जाएगा। और ये किसने कॉन्फर्म किया कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर 2019 के हिसाब से। तो अगर यहाँ पर GB कल्मिनेट हो जाता है, एक फुल फ्लेजेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में बदल जाता है, उसमें कन्वर्ट किया जाता है, तो ये एक तरीके के निगेटिव इंप्लीकेशंस रहेगा इंडिया जियो स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। अब जियो स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर ह्यूज चाइनीज इन्वेस्टमेंट होता है इन पाकिस्तान पर, ठीक है, इन ए वे इम्प्लाइड चाइनीज स्ट्रैटेजी एंड सर्कलिंग ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात किया जा रहा है, पानी की तरफ से और लैंड की तरफ से, ठीक है। अब इकोनॉमिकली हम अगर दोबारा देखते हैं कि GB में, दैट इज गिलगित बाल्टिस्तान में, was not only a gateway to Central Asian markets for India, but its cross-cultural homogeneity जो है with the people of JNK and Ladakh has further acted as a connecting point, addressing the issues of divided families on both sides of the LOC. So इसीलिए पाकिस्तान को closes down the road links between that is Kardu Kargil और तुर्तु कपलू रीजन। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ बताया जाता है कि क्वेश्चंस अगर आपको ये पूछा जाता है तो ये एक तरह की जियो पॉलिटिक्स है, आपको समझना होगा कि ऐसे क्या रीजन हो गया, ऐसा क्या कारण था जिस कारण से इतने साल बाद क्या है कि वाई जो PTI जिसे हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिसे हम शॉर्ट PTI कहते हैं, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो पार्टी है, why they are now granting provisional provincial status to गिलगित बाल्टिस्तान। अल्टीमेटली ये सभी चीज यहां पर बता दिया गया है ताकि इंडिया को किस चीज से जियो स्ट्रैटेजिकली, जो इंडिया के जियो स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई देगा कि टाइप ऑफ लॉस या फिर आप नुकसान यहाँ पर होते हुए दिखाई दे सकता है if GB is given the status of provincial status। बोजाली, अब पता है कि बोजाली एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये कवर करने की कोशिश की। तो यहाँ पर बताया जाता है कि एक फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है यहाँ पर कि एंटी इरोजन स्कीम्स ले डाउन किया है। तो यहाँ पर न्यूज़ में बताया जाता है कि जो बोरपेटा डिप्टी कमिश्नर है जो मुनिंद्रा शर्मा, तो ही लेड डाउन स्टोन्स ऑफ 2 स्कीम्स, एक है कि हाकाटप एरिया और दूसरा है दैट इज कालरगुड़ी। तो दैट इज 2 स्कीम्स, वन इन कहाँ पर हाकाटप एरिया और दूसरा है कालागुड़ी।
तो ये एक्चुअली जो दो फाउंडेशन स्टोन्स है दो स्कीम्स के ऊपर, दैट इज टू प्रोटेक्ट द एरियाज इन बोजाली फ्रॉम इरोजन। और जो फ्लड कॉज होता है किसके द्वारा, पाहुमारा रिवर के कारण से, तो उसे बजाली को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स इन विच ऑल टुगेदर कितना 4.5 करोड़ यहाँ पर स्पेंड करने के बाद है, और 2.5 करोड़ विल बी स्पेंड इन द फर्स्ट स्कीम, ओके, और ₹2 करोड़ जो है इन द सेकेंड फेज। तो ये जो अंडर द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, तो यहाँ पर जो पैसे के एलोकेट करने की बात है स्कीम के ऊपर, तो ये जो है इट इज अंडर द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, प्लीज नोट डाउन। एंड देन ये पहला स्कीम की जो बात कर रहे हैं, इट इज ऑफ 700 मीटर्स ऑफ एम्बैंकमेंट, तो विल बी एक्सपांडेड और उसे रिपेयर करेंगे। एंड 450 मीटर्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजन यूजिंग जियो बैग्स। तो यहाँ पर जो वाइल आरसीसी पोर्कुपाइंस विल बी यूज इन अनदर कितना 270 मीटर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लान फॉर द फर्स्ट स्कीम। एंड सेकंड स्कीम में यह चीज बताया गया है कि 2700 मीटर्स ऑफ एम्बैंकमेंट विल बी रिपेयर्ड एट हकाटअप एरिया में। सो दिस स्कीम्स विल बेनिफिट किनको, लाइक हकाटअप, इसके बाद पश्चिम हकाटअप, फिर हिंगीमारी, पुथीमारी, उदालगुरी, पश्चिम कलरगुरी, मोइराम भीटा, बरबीटा, हाथिनापुर, मैनामाती बाजार, तोलई पोथार, दालीमोरी बीटा एक्सेट्रा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस 2 स्कीम्स विच इज गोइंग टू बी लेड डाउन। इसके फाउंडेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर वीकली मॉक टेस्ट एंड मोर visit our BIS website given below. Thank you. See you tomorrow.